हेलो दोस्तों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के गणित का प्रथम चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित प्रश्न भी कर चुके हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। आज हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए, ये आधारभूत प्रमेय है क्या? हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाला जा सकता है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हम निकालते हैं उसका रूप, तो उसी को हम कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसका परिभाषा जो होगा वो परिभाषा पहले हम देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके उसका उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, तो इसका परिभाषा क्या है? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, क्या कोई भी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और खुद को छोड़ के भी किसी अन्य संख्याओं से भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 15, 18, 24 इत्यादि, ये सारी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाज्य संख्याएं हैं उसको अभाज्य संख्याओं के घनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में अगर हम 20 का लिखना चाहें, गुणनखंडन करना चाहें, तो क्या होगा? देखिए, 2 से पहले लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, यानी कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ जो है घातात्मक घात, तो 2 हमारे पास कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो इसे हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 का घात 2 गुने 5, यानी 20 का हमारा गुणनखंडन जो है वो क्या हो जाएगा? 2 का घात 2 गुने 5। और यहाँ 2 और 5 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, जबकि 20 क्या है? भाज्य संख्या। यानी किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घात, जिसका घात हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। वो ऋणात्मक कभी घात हम नहीं लेते हैं, तो धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब आ गया था यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? कि क्रम, जो इसका क्रम है, यानी पहले हमने क्या लिखा है? 2, फिर क्या लिखा? 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 ले फिर 2। जैसे कि यदि हमें 20 का गुणनखंडन करना हो, हम 5 से भी भाग दे सकते हैं। तो 5 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? 4, फिर 2 से दिए तो 2। अब यहाँ अगर हम 20 का गुणनखंडन लिखना चाहेंगे तो 5 गुने 2 गुने 2, और इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2। तो यहाँ हमने क्या लिखा था? 2 का घात 2 गुने 5, जबकि यहाँ हमने क्या लिखा है? 5 गुने 2 का घात 2। दोनों में क्रम अलग अलग है, लेकिन जो हमारा अभाज्य संख्या वो तो सेम है। यहाँ भी 2 ही प्रकार का अभाज्य संख्या है, 2 और 5। यहाँ भी 2 ही प्रकार का अभाज्य संख्या है, 2 और 5, लेकिन इनका क्रम अलग है। इसलिए हम कहते हैं यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़ के अद्वितीय होता है। यानी यह अद्वितीय का मीनिंग क्या हुआ? कि जो हम इसमें निकाल रहे हैं संख्या हमेशा फिक्स रहेगा। यानी 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ 2 और 5 ही आएगा। ऐसा नहीं कि कभी 2, कभी 5, कभी 8, कभी 3, कभी 5, कभी 7 इस तरह से आ जाएगा। वैसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या आएगा? उसे गुणनखंड में 2 और 5 ही रहेगा। तो हमारा जो संख्या है वो क्या है? अद्वितीय। लेकिन इसका क्रम जो है वो आगे पीछे हो सकता है। पहले 2 लिखा फिर 5 लिखा, यहाँ पर पहले हमने 5 लिखा फिर 2 लिखा, तो ये भी हमारा सही है गुणनखंड, और ये भी सही है गुणनखंड। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है उसके अनुसार क्या कहा जाता है? कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। इस प्रकार से हमने उदाहरण देखा 20 का। ठीक है, एक और उदाहरण हम लेते हैं। सपोज हमें 32 का निकालना हो, तो क्या करेंगे? पहले 2 से भाग देते हैं, 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से। अब यहाँ 32 का जब गुणनखंडन लिखेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने
और इसे घात के रूप में लिखेंगे, ये क्या होगा 2 का पावर 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी भाज्य संख्याओं का आसानी से उसके अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का हमने परिभाषा देख लिया, उसका उदाहरण देख लिया, और किसी नंबर को कैसे हम इस प्रमेय के आधार पर गुणनखंड उसका निकालते हैं वो हमने देख लिया। अब इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग हम HCF और LCM निकालने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे वो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है। इससे पहले HCF और LCM हम कैसे निकालते थे, HCF निकालने का तरीका क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा निकालते थे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके कैसे दो संख्याओं का HCF और LCM हम निकाल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा संख्याओं का HCF निकाला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या एक उदाहरण लेते हैं। माना हमने दो नंबर लिया 60 और 80, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंडन हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए, हमने 60 और 80 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 60 का क्या होता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और 80 का क्या हमने लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसे घात के रूप में लिख लेंगे, तो 2 का घात 2 गुने 3 गुने 5। फिर इसे भी घात के रूप में लिखेंगे, 2 का घात 4 गुने 5। अब इन दोनों गुणनखंड की मदद से एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अभाज्य संख्या, जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है, उनका न्यूनतम घात का गुणनफल वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। यानी कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में क्या हुआ, जो संख्या दोनों में है वह अभाज्य संख्या जो दोनों के गुणनखंड में मौजूद हो। तो दोनों के गुणनखंड क्या क्या है, यहाँ 2 3 5 है, यहाँ 2 5 है। तो दोनों में जो पाया गया नंबर वो क्या है 2 और 5, यहाँ भी 2 5 है। तो जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, उनका न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात देखिए दो दोनों में है ना, तो 2 का न्यूनतम घात कहाँ है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात कितना है 4। तो हम क्या लेंगे न्यूनतम घात 2 का घात 2। इसके अलावा और कौन सा संख्या कॉमन है 5, यहाँ भी है यहाँ भी है। दोनों का न्यूनतम घात क्या है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो न्यूनतम भी एक हो गया। तो इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि क्या कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनका न्यूनतम घात का गुणनफल, तो ये आ गया। तो जब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 गुने 5 यानी कितना है 20। यानी कि जो HCF होगा हमारा 60 और 80 का, वो कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दोनों संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला, और उस गुणनखंडन में जो संख्या उभयनिष्ठ है यानी दोनों में कॉमन है, उस संख्या का न्यूनतम घात लेकर हमने उसे गुना किया, और जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या हो गया 60 और 80 का HCF, ठीक है। तो हमें ध्यान ही देना है कि गुणनखंड निकालने के बाद हम उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, और इस प्रकार से HCF प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे LCM, इसी गुणनखंड के आधार पर LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, एलसीएम में हम क्या करेंगे, दोनों का जो गुणनखंड आया उस गुणनखंडन में सभी अभाज्य संख्याओं का महत्तम घात का गुणनफल, ठीक है। वहां हम क्या ले रहे थे उभयनिष्ठ संख्याओं का न्यूनतम घात, और यहाँ क्या लेंगे सभी अभाज्य संख्याओं का महत्तम घात। वहां पे सिर्फ हम लिखते थे एचसीएफ के लिए जो संख्या दोनों में है उसका न्यूनतम घात का गुणनफल, और यहाँ क्या करेंगे जितना भी संख्याएं हैं इन सब में
महत्तम घात वाले संख्या को ही लेकर गुना करेंगे। जो भी संख्या है गुणनखंडन में सभी अभाज्य संख्या है, इसमें सभी संख्या क्या क्या है 2 3 5 है और यहाँ क्या है 2 और 5 है, यानी कुल मिलाकर जो अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है दोनों के गुणनखंड में वो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ 2 3 5। ठीक है, तो इस 2 3 5 संख्याओं का जो महत्तम घात होगा चाहे वो जिसके भी गुणनखंड में होगा उस महत्तम घात वाले संख्या का ही गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं 2, 2 का महत्तम घात यानी अधिकतम घात कितना है 4, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 का पावर 4। उसका दूसरा गुणनखंडन क्या है 3, 3 का अधिकतम घात कितना है यहाँ 1 और यहाँ तो है ही नहीं, यानी अधिकतम घात 1 ही हुआ तो हम 3 भी लिखेंगे। गुना 5, यहाँ भी एक घात यहाँ भी एक घात, तो अधिकतम घात कितना हो गया 5। अब इनको गुना कर देंगे 16, 2 का घात 4 कितना हो गया 16 गुने 3 गुने 5, यानी कितना आ गया 240। जब इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 240। इसका मतलब क्या हुआ जो एलसीएम हमारा आया वो कितना होगा 240। इस प्रकार से हम गुणनखंड के आधार पर हमने उसका एलसीएम निकाल लिया। सभी अभाज्य संख्याओं का महत्तम घात का जब हम गुणनफल किए हमारे पास प्राप्त हुआ 240। तो 60 और 80 का एलसीएम क्या हो जाएगा 240। इस प्रकार से हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम निकाल सकते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया 60 और 80 का क्या एचसीएफ कितना है 20 और एलसीएम कितना है 240। अब इस एचसीएफ और एलसीएम और जो दिया हुआ संख्या है उनमें आपस में भी एक संबंध होता है जिसको हम लिखेंगे इस प्रकार से एचसीएफ इसका 60 और हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका ए कोमा बी, यानी ए और बी कोई संख्या है जिसका एचसीएफ होगा गुना एलसीएम भी किसका उसी दोनों संख्या का एलसीएम, और ये हमेशा क्या होता है ए गुना बी के बराबर। यह कॉन्सेप्ट इसमें से आता है। जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी दो दिए गए संख्या का एचसीएफ और उसका एलसीएम का गुणनफल जो होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ हमने दो संख्या क्या क्या लिया था 60 और 80। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना है 20 और 240। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालते हैं, कितना आ जाएगा 20 गुने 240, यानी कि कितना हो जाएगा 4800। ठीक है, अब जो संख्या दिया हुआ है उनका गुणनफल निकालेंगे क्योंकि बाएं साइड हमारा क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम और दाएं तरफ क्या है ए गुना बी, ये दिए गए संख्याओं का गुणनफल। तो जब दिए गए संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे अर्थात ए गुना बी वो क्या होगा 60 गुना 80, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4800। ये भी होता है देखिए यहाँ भी 4800 और यहाँ भी 4800 दोनों बराबर है ना। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित प्रश्न भी किया और उनसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने जाना। और अब आप लोग प्रयास कीजिए, अगर कहीं डाउट होगा तो आवाज